नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे पहले प्रश्न में हमें कोडिंग से संबंधित एक प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें हमसे कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में ROK को 44 और MIG को 29 लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा में TAL के लिए क्या इस्तेमाल होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो जब भी हम जानते हैं कि जब भी अगर अंग्रेजी के लेटर्स को या लेटर्स के समूह को वर्ड नंबर्स में कोड किया जाता है या संख्याओं में कोड किया जाता है, तो हमें अंग्रेजी की वर्णमाला की प्लेस वैल्यू से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रोक को उन्होंने लिखा है ROK को लिखा है 44। हल करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला में प्लेस वैल्यू न्यूमेरिकल टर्म्स में कितनी होती है। जैसे कि A, B, C, D और इसी प्रकार से X, Y, Z। तो A की प्लेस वैल्यू होती है 1, B की होती है 2, C की होती है 3, D की होती है 4। हम जानते हैं कुल 26 लेटर होते हैं वर्णमाला में। X की होती है 24, Y की होती है 25 और Z की होती है 26। तो इसी का इस्तेमाल करके हम हमारा उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जो जैसे ये प्लेस वैल्यू होती है, प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू हम यहाँ अगर लिखते हैं तो देखते हैं हमें हमारा लॉजिक मिलता है क्या। तो R की प्लेस वैल्यू होती है 18, O की प्लेस वैल्यू होती है 15 और K की प्लेस वैल्यू होती है 11। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, 18 और 15 33 और उसमें अगर 11 जोड़ दें तो 44 मिलता है। तो इनकी प्लेस वैल्यू का योग करने से हमें हमारा उत्तर यहाँ पे लॉजिक हमारा मिल रहा है। देखते हैं दूसरे लेटर में भी यही हुआ है क्या। दूसरे लेटर में, दूसरे वर्ड में क्या दिया हुआ है, MIG। तो M की प्लेस वैल्यू होती है 13, I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और G की प्लेस वैल्यू होती है 7। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 13 और 9 22 और 7 29। तो MIG की वैल्यू भी कितनी दी हुई थी, 29। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी आपको अंग्रेजी के लेटर्स दिए हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया है, उनका योग निकाल दिया गया है। तो इसी प्रकार अब हम TAL को हल करते हैं। तो TAL, T की प्लेस वैल्यू होती है 20, A की होती है 1 और L की होती है 12। तो अगर इन तीनों को जोड़ दें तो कितना हो जाता है, इन तीनों को जोड़ने पे मिलता है हमें 20 और 1 21 और 12 33। तो TAL की प्लेस वैल्यू होती है 33। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पे कुछ संख्या के समूह दिए हुए हैं, वो आपस में एक लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। वही लॉजिक को स्टडी करके हमको इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 600 और फिर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है 25, इधर दिया है 5, यहाँ पे दिया हुआ है 720, फिर दिया हुआ है 27 और 3, यहाँ पे दिया है 880 880, यहाँ दिया हुआ है 9 और यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जब भी हम ये जानते हैं कि संख्याओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस वाली ट्रिक के बजाय मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाली ट्रिक से या फिर स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर हम इन दोनों छोटी संख्याओं का गुणा कर दें, 25 में अगर 5 का गुणा कर दें तो हमें 125 मिलता है, जो 600 से काफ़ी बड़ा अंतर है। इसी प्रकार 27 और 3 का गुणा करने पे 81 मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन से तो हमें हमारा उत्तर नहीं मिल रहा है, वर्ग से या स्क्वायर वाली ट्रिक से क्या हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। 25 का वर्ग करने पे हमको प्राप्त होता है 625 और 5 का वर्ग प्राप्त करने पे हमें प्राप्त होता है 25। अगर इन दोनों को घटा दें, 625 में से 25 घटा दें तो 600 मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि जो दो छोटी संख्याएं उनके वर्गों का अंतर से हमें दूसरी संख्या मिल रही है। तो ये 5 का वर्ग किया तो ये कितना हो जाए, 625 माइनस 25 बराबर 600। दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, यहाँ पे कौन सी संख्या है, 27 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 27 का वर्ग होता है 729 और 3 का वर्ग होता है 9,
दोनों को घटाने पे क्या मिलता है 720। अब इसी प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो ये मान लेते हैं ये संख्या x है, तो ये क्या लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है, x का वर्ग माइनस 9 का वर्ग बराबर 880। तो x का वर्ग क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा 880 धन 9 का वर्ग होता है 81। इन दोनों को जोड़ दें तो कितना मिलता है 961 बराबर x का वर्ग। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 961 का वर्गमूल। तो ये होता है 31 का वर्ग होता है 961। तो x के स्थान पे या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 31 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें मिरर इमेज ज्ञात करना है। इसमें हमें दिया गया है कि जब दर्पण को, मिरर को ए बी पर रखा जाता है, ए और बी पर दर्पण रख दिया जाता है, तो कौन सी आकृति वास्तव में प्रश्न आकृति की दर्पण छवि होगी। प्रश्न आकृति कौन सी है, ये वाली आकृति है। इसकी मिरर इमेज जब मिरर को इस साइड में रखा जाएगा तो क्या होगी, ये हमको ज्ञात करनी है। तो मिरर इमेज जब भी दी जाती है तो आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, जो राइट हैंड, अगर जिस साइड भी मिरर रखा होता है उस साइड की के जो शेप हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो अब देखिए मिरर किधर रखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड पे जो भी उसके एलिमेंट है, जो भी शेप है, वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा स्क्वायर दिया हुआ था, स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर ये जो इसके समानांतर इस प्रकार की रेखाएं, ये इस तरफ मुड़ जाएंगी। फिर उसके बाद उसमें अगली आकृति कौन सी थी, एक सर्कल की थी, सर्कल इधर आ जाएगा। फिर एक ये एरो इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये आकृति का एक हिस्सा तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से में भी परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि ये एक कॉमन शेप है। इसको अगर हम मिरर के सामने रखेंगे तो भी ये इसी तरीके से दिखेगा, इस प्रकार से। और नीचे वाला जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति हमको मिरर में राइट हैंड साइड पे देखने को मिलेगी। ऑप्शंस में कौन से वाले ऑप्शंस में इस प्रकार की आकृति दिख रही है, ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेन डायग्राम से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें हमें 3 वर्ड दिए हुए अंग्रेजी के, उनके बीच में संबंध है वो हमें वेन डायग्राम से ढूंढना है। कौन कौन से वर्ड दिए हुए हैं, पैराग्राफ, बुक और पेजेस। तो पैराग्राफ भी बुक में मिलता है, पेजेस भी बुक में होते हैं। तो अगर हम एक बुक के लिए अगर हम एक बड़ा वाला सर्कल बना दें जो बुक को दर्शाता है, तो बुक के क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, पृष्ठ होते हैं, हम जानते हैं। तो ये पेजेस वाला सर्कल हो जाएगा। और हर एक पेज पे क्या होता है, हर एक पेज पे एक पैराग्राफ होता है, ये पैराग्राफ के लिए हो जाएगा। तो हमारा कौन सा उत्तर इससे मेल खाता है, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें सबसे ऊपर बुक आ जाएगी, फिर बुक के अंदर हम जानते हैं पेजेस होते हैं और पेजेस के अंदर पैराग्राफ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे इस आकृति को पूर्ण करने के लिए कहा गया है, वो कहा गया है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है, इसके स्थान पे आने वाली आकृति हमको ज्ञात करनी है। पहले जो 3 दी हुई आकृति है, 3 हिस्से जो हैं, उनको हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक इस प्रकार की लाइन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये इस प्रकार के पैटर्न से यहाँ पे ये लाइन बाकी की तीनों आकृति में दी हुई है। मतलब कि ये एक क्या है, ये एक हेक्सागोन बनने की कोशिश हो रही है कि ये हेक्सागोन टाइप की कोई आकृति है। एक लाइन यहाँ बीच में खींची हुई है और उसमें बीच में एक पूरी तरह से भरा हुआ
कलर किया हुआ ब्लैक कलर का त्रिभुज दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी आकृति आ जाएगी? इस हेक्सागोन को अगर अपन पूरा करने की कोशिश करें तो ये कैसा शेप बनेगा? ये एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे और दूसरी लाइन यहाँ खींचेंगे, तो बाकी के जो 3 हिस्से हैं इस प्रकार से, ये मान लेते हैं ये आकृति है, तो बाकी के जो 3 हिस्से हैं वो इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से 3 हिस्से दिए हुए हैं। तो ये हेक्सागोन पूरा हो जाएगा। तो उत्तर आकृति में क्या होगा? उत्तर आकृति में हमको, उत्तर आकृति हम यहाँ बनाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार का एक हेक्सागोन का शेप मिलेगा। फिर ऊपर एक त्रिभुज को कंप्लीट कर, एक इस प्रकार से एक लाइन दी हुई है, इस प्रकार से एक लाइन दी हुई है। तो ये हम इस उत्तर आकृति को यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से एक लाइन दी हुई है यहाँ पे, और उसके अंदर एक पूरी तरह से कलर किया हुआ त्रिभुज है, उसके अंदर एक पूरी तरह से कलर किया हुआ त्रिभुज है। इस प्रकार का की आकृति इस प्रश्न आकृति को पूर्ण कर देगी। तो ऑप्शंस में चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इससे पूरी तरह से मेल खाता है। दो भी इससे दो हिस्सों में मेल खाता है, इस हेक्सागोन में, त्रिभुज में। लेकिन ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसके डायगोनल से, इसके इस कोने से निकल रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन है ये कहीं पे भी कोने से नहीं निकल रही। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में इस हेक्सागोन का शेप काफ़ी बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है 6 मित्र ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई पूर्व की दिशा में मुख करके बैठे हैं। ये 6 नहीं, 5 मित्र हैं, 5 मित्र हैं, नहीं 6 मित्र है। ए बी सी डी ई और एफ भी है यहाँ पे। ए बी सी डी ई और एफ पूर्व की दिशा में मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं 6 मित्र। सी ए और ई के बीच में है, बी ई के ठीक दाईं ओर है लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ दाएं छोर पे नहीं है, बाएं छोर पर कौन है ये हमको ज्ञात करना है। तो एक पंक्ति में पूर्व दिशा किस तरफ होती है? हम जानते हैं, अगर डायरेक्शन का चार्ट बनाना है तो ये नॉर्थ दिशा होती है, उसके विपरीत में साउथ दिशा होती है, इधर ईस्ट दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है, और उसके विपरीत में वेस्ट दिशा। तो एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठते हैं, तो मान लेते हैं ये पंक्ति है, तो वो इस दिशा में कहीं पे इस तरफ मुख करके ईस्ट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। और 6 मित्र हैं तो 6 स्पॉट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से 6 स्थान पे ये 6 मित्र बैठे हुए हैं। कौन किस जगह पे बैठा है ये हमको ज्ञात करना है। हमको दिया हुआ है सी ए और ई के बीच में बैठा हुआ है, तो मान लेते हैं ये सी है, ये किसके बीच में बैठा हुआ है? ए और ई के बीच में बैठा हुआ है। तो अगर ये ए, 2 संभावना बनेंगी, या तो ए ई इस तरीके से होंगे, सी उनके बीच में होगा, या फिर इस तरीके से होंगे और सी उनके बीच में होगा। इन दोनों संभावनाओं में से कोई एक संभावना सही है। अब इसमें क्या कहा गया है? बी ई के ठीक दाईं ओर है लेकिन डी के बाईं ओर है। तो ए सी और ई की तो यहाँ पे अरेंजमेंट हो गई। अब बी आगे हमसे कहा गया है, बी नाम का जो व्यक्ति वो ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। ई के दाईं ओर मतलब यहाँ पे दायां किस तरफ हो जाएगा? सभी का दायां इस तरफ हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि सबका मुख इधर है, और तो लेफ्ट हैंड साइड किधर हो जाएगी? इधर ऊपर की तरफ हो जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। अब ई के दाईं ओर मतलब इस तरफ राइट हैंड साइड में बैठा हुआ है। तो इस वाले अगर ऑप्शन में हम जाते हैं तो ई की दाईं ओर तो सी दिख रहा है, ई की दाईं ओर सी दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ई की दाईं ओर बी कहा गया है, तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं होगा। तो बी ई के ठीक दाईं ओर है, तो बी ई के ठीक दाईं ओर है मतलब ई के ठीक पास में है, लेकिन डी के बाईं ओर है। डी के बाईं ओर है, तो अगर हम डी को इस स्थान पे, अब
क्या दो संभावना बन सकती है हमारे पास? हमारे पास ये संभावना बन सकती है कि डी, चार तो हो गए हैं ये, तो अगर मान लेते हैं दो स्थान नीचे हैं तो डी यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कहा गया है बी ई के डी, डी के बाईं ओर है, तो डी की लेफ्ट हैंड साइड पे बी यहाँ पे भी माना जा सकता है और यहाँ पे भी माना जा सकता है। तो एक जगह फिर इस स्थिति में खाली बच रही है। अब क्या कहा गया है, एफ दाएं छोर पे नहीं है, एफ मतलब इस राइट हैंड पोजीशन पे नहीं है, तो एफ कौन से छोर पे आ जाएगा फिर? एफ ऊपर वाले छोर पे आ जाएगा। तो डी कहाँ पे आ जाएगा? डी यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। तो किस प्रकार से ये पंक्ति बनेगी? एफ ए सी ई बी डी। एक बार फिर से इन सभी की कंडीशंस को पढ़ लेते हैं। सी ए और ई के बीच में है, तो सी यहाँ पे ए और ई के बीच में है। बी ई के ठीक दाईं ओर, बी ई के ठीक दाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर है। और एफ दाएं छोर पे नहीं है, तो एफ बाएं छोर पे आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है? बाएं छोर पे कौन है, ये क्या हमको ज्ञात करना है। तो बाएं छोर पे अगर इस श्रृंखला को, इस पंक्ति को हम देखें तो कौन है? एफ है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि इसमें हमें कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बाद 4 निष्कर्ष 1 2 3 4 करके दिए हुए हैं। आपको कथनों को सत्य मानना है, भले ही वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से यदि कोई हो तो उन कथनों का अनुसरण कौन करता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमको, उन स्टेटमेंट्स को हमको पढ़ना है, समझना है। उन्हीं के आधार पे जो कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, उन कंक्लूजन्स को भी पढ़ना है और फिर हमको ये बताना है कि इन कंक्लूजन्स में से कौन इन स्टेटमेंट का पालन करता है, इन स्टेटमेंट का अनुसरण करता है, ये हमको ज्ञात करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहा गया है? अंकित इज ए सिंगर। अंकित नाम का कोई व्यक्ति गायक है, सिंगर है। एंड ऑल द सिंगर्स आर फैट। और सभी जो सिंगर्स होते हैं वो फैट होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर मान लीजिए थे ये सर्कल अंकित को रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल अंकित को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि अंकित एक सिंगर है, तो सिंगर तो अंकित के अलावा भी दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं। सिंगर अंकित के अलावा भी दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं इस प्रकार से। और ऑल सिंगर्स आर फैट। अब जो जितने भी सिंगर्स हैं वो फैट हैं, तो इस प्रकार से एक गोला बन जाएगा जो किसको बताएगा? वो फैट व्यक्ति को बताएगा। तो अब दोनों स्टेटमेंट इस गोले में सेटिस्फाई हो रहे हैं। अंकित इज ए सिंगर, अंकित सिंगर है तो वो सिंगर वाले गोले में आ गया, सर्कल में आ गया। और ऑल द सिंगर्स आर फैट, तो जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी गायक होते हैं वो फैट होते हैं। तो गायकों के अलावा भी फैट व्यक्ति हो सकते हैं। तो ऑल द, इसीलिए एक ये इस प्रकार का बड़ा गोला बना, ऑल द सिंगर्स आर फैट। अब कौन कौन से कंक्लूजन दिए हुए हैं? अंकित इज फैट, तो अंकित फैट है, ये ठीक है। ये ऑप्शन नंबर कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो कर रहा है। ऑल दी मैन आर सिंगर, ऑल दी फिट मैन आर सिंगर्स। तो यहाँ पे मैन और वुमेन की बात तो हुई नहीं है, मतलब महिला और पुरुष की बात तो हुई नहीं है, तो फिर कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं करेगा। फिट मैन और नॉट सिंगर्स। अब फिर से यहाँ पे मैन वुमेन की बात हो गई है, तो ऑप्शन ये कंक्लूजन 3 भी फॉलो नहीं करेगा। और अंकित इज नॉट फैट, लेकिन हमने तो यहाँ पे देखा था अंकित फैट है, तो ऑप्शन नंबर कंक्लूजन नंबर 4 भी फॉलो नहीं करेगा। तो सिर्फ एक कंक्लूजन इन दोनों स्टेटमेंट का अनुसरण करता है जो कि एक है। अब ऑप्शन हमारे उत्तर में चलते हैं, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, सिर्फ कंक्लूजन 1 ही फॉलो कर रहा है, 2 भी नहीं कर रहा है, 3 भी नहीं कर रहा है, 4 भी नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें अंग्रेजी की वर्णमाला के कुछ लेटर्स के समूह दिए हुए हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें अंग्रेजी की वर्णमाला की प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। हमने अभी देखा था कि टोटल 26 लेटर होते हैं और हर एक की एक निश्चित प्लेस वैल्यू होती है। तो उसी का ध्यान में रख के हमें इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो ए का
1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। अब हमसे क्या कहा गया है, कौन कौन से वर्णमाला के समूह दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए, फिर दिया हुआ है पी, और फिर दिया हुआ है जी। उसके बाद कौन सा दिया हुआ है, सी, फिर दिया हुआ है आर, और फिर दिया हुआ है आई, फिर है हमारे पास ई, फिर है टी, और उसके बाद दिया हुआ है के। तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, टी की प्लेस वैल्यू पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, और जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। इसी प्रकार सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, आर की होती है 18, और आई की होती है 9। फिर है ई की प्लेस वैल्यू 5, टी की प्लेस वैल्यू है 20, और के की प्लेस वैल्यू है 11। तो अगर हम इनको देखें तो प्लेस वैल्यू कितने से बढ़ रही है, 2 2 से बढ़ रही है। 1 से लेके 3 तक गए हम, तो यहाँ पे +2 हुआ। फिर पी से लेके आर तक गए तो +2 हुआ। फिर जी से लेके आई तक गए तो 7 से लेके 9 मतलब +2 हुआ। तो 2 2 स्थान से ये प्लेस वैल्यू बढ़ती जा रही। फिर 3 से लेके 5 आया, सी से लेके ई में गए तो फिर 18 से 20 मतलब +2। फिर आई से लेके के मतलब 9 से 11 मतलब +2। तो 2 2 स्थान से ये प्लेस वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे 5 है, तो 5 से 2 बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7। टी से 2 बढ़ेगा तो हम 20 से 2 बढ़ेगा तो हमारे पास आ जाएगा 22, और इसी प्रकार के से 2 बढ़ेगा तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो 7 पे कौन सा लेटर होता है, जी होता है। उसी प्रकार 22 पे कौन सा लेटर होता है, 22 पे होता है वी, और 13 पे कौन सा लेटर होता है, एम। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जी वी एम। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा लेटर समूह आएगा, जी वी एम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब इसे अगर और आगे हल करें तो 7 के बाद क्या आता है, 9, 22 के बाद आता है 24, और 13 के बाद आता है 15। तो यहाँ पे देखते हैं आई 100 आता है क्या, हाँ। 9 पे आता है आई, 24 पे आता है एक्स, और ओ पे आता है 15। तो वही लॉजिक यहाँ पे फॉलो हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमें डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें हमसे कहा गया है कि एक आदमी एक बिंदु से शुरू होता है और 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, और फिर वह 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, हमको ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है हम सबसे पहले डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं इस प्रकार से, एक प्लस के साइन के रूप में, जिसमें इस दिशा में हमेशा नॉर्थ दिशा होती है, उसके विपरीत उत्तर या उसके विपरीत में साउथ या दक्षिण दिशा होते हैं। राइट हैंड साइड में ईस्ट या पूर्व दिशा होती है, और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट या पश्चिम दिशा होती है। अब हमसे क्या कहा गया है, एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से शुरू होता है, मान लेते हैं वो यह बिंदु है, पॉइंट नंबर ए बोल देते हैं इसको, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमसे क्या कहा गया है कि वह बिंदु से शुरू करता है और 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण की ओर चलता है मतलब डायरेक्शन चार्ट के हिसाब से नीचे की तरफ चलेगा। तो कितनी दूरी तय करी उसने, यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लेते हैं ये पॉइंट बी है। उसने कितनी दूरी तय करी, ये दूरी है 9 किलोमीटर। अब आगे हमसे कहा गया है कि फिर वो पूर्व की ओर मुड़ता है। यहाँ पे आने के बाद वो पूर्व मतलब राइट हैंड साइड की ओर मुड़ेगा, और कितनी दूरी तय करी है अब उसने, मान लेते हैं ये पॉइंट सी है। ये दूरी हो जाएगी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। वो फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वो फिर से दक्षिण की ओर मतलब नीचे की तरफ मुड़ा और इस बिंदु पे आया पॉइंट नंबर डी पे, और ये दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। अब वह फिर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। यहाँ पे आने के बाद वो 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर मतलब इस दिशा में चलता है। तो ये पॉइंट हो गया ई, ये हो गया उसका एंड पॉइंट। ये दूरी कितनी हो गई, 8 किलोमीटर हो गई। वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है हमको ज्ञात करना है, ये वाली दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो अब अगर हम एक लाइन यहाँ पे ऐसी खींच दें तो हम देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में हमें इस हाइपोटेनस का मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए से बी तक की दूरी है 9 किलोमीटर, और यहाँ पे एक है हमें
इस प्रकार से एक वर्ग बनते हुए दिख रहा है, एक स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है। तो ये भुजा अगर 3 किलोमीटर की है तो ये भुजा भी 3 किलोमीटर की हो जाएगी। ये भुजा अगर 3 किलोमीटर की है तो ये भुजा भी, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट x है तो एक्स डी भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। और E से लेके D तक की दूरी 8 किलोमीटर है तो E से लेके X तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। तो इस त्रिभुज में जो हमारा लंब है A से लेके X का मान हो गया 9 और 3 12 किलोमीटर, और E से लेके X का मान हो गया 5 किलोमीटर। अगर A और E का मान ज्ञात करना है तो हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो AE का वर्ग बराबर AX का वर्ग धन EX का वर्ग। AX है 12 का वर्ग और EX है 5 का वर्ग बराबर AE का वर्ग। तो ये हो जाएगा 144 धन 25। तो ये हो जाएगा AE बराबर, ये इन दोनों का जोड़ 169, और 169 किसका वर्ग होता है, 13 का होता है। तो A से E तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 13 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें दो संख्याएं दी हुई है और उनके आपस में जो संबंध है, जो लॉजिक है, उसी लॉजिक के आधार पे हमें उत्तर में से हमारा, ऑप्शंस में से हमारा उत्तर ज्ञात करना है। तो दो कौन सी संख्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है 4 और उसके सामने दिया हुआ है हमें 49। इन संख्याओं को गौर से देखने पे हम पाते हैं कि ये संख्या एक दूसरे से काफ़ी बड़े अंतर से बड़ी हो रही हैं। जैसे यहाँ दिया है 4 और उसके सामने दिया सीधे 49, तो हमें मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, यहाँ पे अगर 4 दिया हुआ है और हम मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक से 49 लाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, 4 में अगर हम 12 का गुणा कर दें तो हमें मिलता है 48, और अगर उसमें 1 जोड़ दें तो आता है 49। देखते हैं ऑप्शंस में कोई ऐसा पेयर है क्या। तो 8 में अगर 12 का गुणा करें तो 96 मिलता है और उसमें 1 जोड़ने पे 97, ये 144 नहीं आएगा। 6 में अगर 12 का गुणा करें तो 72 मिलता है, ये 64 के आसपास नहीं है। 7 में अगर 12 का गुणा करें तो 84 मिलता है, ये 100 के आसपास नहीं है। और 5 में अगर 12 का गुणा करें तो हमको मिलता है 60, ये भी 81 के आसपास नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक से तो उत्तर नहीं मिल रहा है। अब हम स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक से उत्तर लाने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग, और यहाँ पे दिया हुआ है 4। तो अगर हम 4 में 3 जोड़ दें तो जो संख्या हमको मिल रही है 7, उसका अगर हम वर्ग कर दें तो हमें दूसरी संख्या मिल रही है। मतलब पहली संख्या में पहले हमने 3 जोड़ा और फिर उसका वर्ग कर दिया। ऐसा लॉजिक देखते हैं ऑप्शन में किस में है। तो अगर 8 में हम 3 जोड़ें तो हमको मिलता है 11, और 11 का वर्ग होता है 144। ये ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। दूसरे में अगर हम 6 में अगर हम 3 जोड़ें तो मिलता है 9, और 9 का वर्ग करने पे 64 आता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरे में जाते हैं, तीसरे में क्या दिया हुआ है 7 में अगर 3 जोड़ें तो मिलता है 10, और 10 का वर्ग करने पे मिलता है 100। 7 धन 3 बराबर 10, और 10 का वर्ग किया तो हमको मिलता है 100। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में 5 में 3 जोड़ने पे मिलता है 8, और 8 का वर्ग होता है 64। तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।